तो शुरुआत हिमाचल की खबर से। कल से हिमाचल के लोग भी 5G इंटरनेट सर्विस का आनंद ले सकेंगे। सीएम सुक्खू कल शिमला में जियो ट्रू 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। दिसंबर तक पूरे राज्य में जियो की 5G सेवा शुरू हो जाएगी। हिमाचल में खत्म हुआ 5G नेटवर्क का इंतजार। मंगलवार से जियो ट्रू 5G सेवा की शुरुआत। दिसंबर तक पूरे हिमाचल में होगा 5G नेटवर्क। 5G इंटरनेट सर्विस के लिए हिमाचल वालों का इंतजार खत्म हुआ। अब राजधानी शिमला सहित राज्य के 4 शहरों के लोग मंगलवार से रिलायंस के जियो ट्रू 5G सर्विस का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसका शुभारंभ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सुबह 11 बजे शिमला के होटल हॉलिडे होम में आयोजित कार्यक्रम से करने वाले हैं। हिमाचल भी अब 5G हो जाएगा। रिलायंस जियो हिमाचल में 5G की सुविधा देने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 5G को लॉन्च करेंगे। शुरुआत में हिमाचल में ये 4 स्थानों पर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री राजधानी शिमला से इसकी शुरुआत करेंगे। फिलहाल 4 शहरों में जियो ट्रू 5G सर्विस लॉन्च होगी। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, नादौन में मंगलवार से मिलेगी 5G सेवा। दिसंबर 2023 तक पूरे हिमाचल में होगा जियो ट्रू 5G नेटवर्क। शुरुआत में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और नादौन में जो है जनता को 5G की सुविधा मिलेगी और ये लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर के अंत तक, यानी इस साल के अंत तक पूरे हिमाचल में जो है 5G लॉन्च हो जाएगा और पूरे हिमाचल को 5G की सुविधा मिलेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी रिलायंस जियो ने अक्टूबर महीने में देश में जियो ट्रू 5G की शुरुआत की थी। 4 महीने में देश के 29 राज्यों के करीब 200 शहर में जियो ट्रू 5G शुरू हो चुकी है। कंपनी का लक्ष्य 2023 तक देश के हर हिस्से में 5G सेवा शुरू करने की है। जहां भी जियो ट्रू 5G सेवा शुरू हो रही है, वहां कंपनी की तरफ से ग्राहकों को मैसेज के जरिए वेलकम ऑफर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खां और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। और इस मामले पर अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल से बात की हमारे दिल्ली के संवाददाता सुशील पांडे ने। में परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर बड़ी मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को फिलहाल सही मानते हुए उसको सही करार दिया है। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? हालांकि जो तमाम याचिकाएं थी उन याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत माने तो इसको कैसे देखते हैं? हाल मैंने अभी जजमेंट नहीं पढ़ी है क्योंकि जजमेंट अभी आई नहीं है। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी सुना है। मैं तो इसमें काउंसिल भी नहीं था और पिटिशनर भी नहीं था। बहरहाल जो मेन ग्राउंड्स थे, जो मुझे पता चला है, ग्राउंड्स तो यही थे कि भाई जब पूरे मुल्क में अभी डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया है तो जम्मू कश्मीर को अलग क्यों। दूसरा ग्राउंड था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही अंडर चैलेंज है और इट इज़ स्टिल पेंडिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो उसी दौरान अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो चैलेंज है उस पर उंगली उठती है, उस पर सवाल उठता है। तो अभी जजमेंट हम पढ़ेंगे। जजमेंट अभी आई नहीं है। जजमेंट में क्या किन ग्राउंड पे हमारी इनकी जम्मू कश्मीर के उन लोगों की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया है वो तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की कानूनी प्रक्रिया में आप लंबे समय से जुड़े हैं, चाहे वो 370 की बात करें, चाहे वो डिलिमिटेशन की बात करें, या अभी वहाँ पर जो फिलहाल एक रोशनी एक्ट था उसको लेकर भी आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस परिसीमन की प्रक्रिया को अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दे दिया और अब आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव अगर होगा तो कितना इफेक्ट करेगा? फिलहाल
डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा। वो डिलिमिटेशन तो हुई नहीं, वो तो जेरीमेंडरिंग हुई है। उसको तो सारी दुनिया जो है वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा मुल्क जो है उसको एक जेरीमेंडरिंग समझता है। वो जेरीमेंडरिंग ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज हुई है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला जो है उसको आप चुनौती कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक एडिशनल ग्राउंड सिर्फ ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही डाउटफुल है, अंडर क्लाउड है और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो उस दौरान ये नहीं होना चाहिए था। वो एक समझ लो आप प्रोप्राइटरी जो है उस पर तो क्या रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है आने वाले ये तो वकला हजरात जो हैं वो उसको जजमेंट के आने के बाद उसको पढ़ के तभी फैसला करेंगे। अभी कहना ये ठीक है, प्री मैच्योर। तो देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद तो तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो उस फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या ना की जाए। लेकिन बहरहाल परसीमन की और विधानसभा के द्वारा जो फिलहाल एक परसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत और आने वाले विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उसका भी एक तरफ से रास्ता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आपको बताएं कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जो लोग परिसीमन प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट पर हंगामा कर रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग और सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस याचिका को रद्द कर दिया गया है जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको चुनौती दी गई थी। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर देवेंद्र कुमार मन्याल साहब मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से पहले से ही ये कहा गया था आपकी तरफ से कि जो ये रिपोर्ट आई है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाया गया है उसमें कानून को जो है उसका पालन किया गया है और जो सही मापदंड होते हैं उसी के हिसाब से इसको किया गया है। देखिए आज जो फैसला आया है एक सत्य की जीत हुई है और जो कानून के दायरे में रहते हुए जो सरकार ने जो काम किए उनकी जीत हुई है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 70 साल से जो यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव चल रहा था, चाहे लोगों के साथ कहिए चाहे रीजन वाइज कहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो 7 सीटें बढ़ी उस तहत जम्मू प्रोविंस में 6 आई, वहाँ कश्मीर में 1 आई और ऑलरेडी अगर आप पॉपुलेशन को देखें, जियोग्राफिकल एरिया को देखें तो कहीं ना कहीं उसमें इम्बैलेंस था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। उसको दूर करते हुए एक फैसला लिया गया, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको दूर किया गया और एक बहुत बड़ी एक मैसिव एक्सरसाइज, मैं समझता हूँ कि बड़ी मैसिव एक्सरसाइज करने के बाद कानून के दायरे में रहते हुए एक फैसला किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है और वो जो लोग इसको कहते हैं कि ये गलत हुआ है उनके मुंह पे कहीं ना कहीं ये तमाचा है कि सत्य की जीत है, कानून की जीत है, कानून के दायरे में रहते हुए जो फैसले किए गए हैं उनकी जीत है। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज में पीडीपी, एनसी और उसके साथ एएनसी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमने पहले भी कहा है, हम अभी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो सियासी ज़मीन है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है। आज नज़र ही नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि अब आज वो खुद भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं उनको अपना जो अस्तित्व है वो एक जाता हुआ खोता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को एक लोगों के बीच में ले जाने के लिए झूठ का पुलिंदा लेके जाते हैं ये लोग। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कामयाब हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी लाखों के संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी अब बीजेपी के नाम से वहाँ सीटें निकलेंगी। इस सोच को लेके मोदी जी और अमित शाह जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर काम कर रही है। ये आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो तमाचा है उन तमाम जो पार्टियां, सियासी पार्टियां उनके मुंह पे जिन्होंने इसके खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई थी, ये कहना है बीजेपी सीनियर नेता देवेंद्र कुमार मन्याल का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम और 370 का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में इस मामले में फैसला कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है
इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है, वो उन्होंने किया। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले इसको रिजेक्ट किया। हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में। ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। जी, जुडिशरी पे भरोसा रहा उस तरीके से? देखिए, जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और, मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो जमानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट जमानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी? तो जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। और वहीं पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है और सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में नई परिसीमन प्रक्रिया से नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज किया गया है जिसमें चुनौती दी गई थी डिलिमिटेशन जो कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई थी। हमारे साथ बात करने के लिए पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू हैं। कैसे देखते हैं कि जो याचिका को आज खारिज किया गया है, आपको लगता है कि जो स्टैंड था जो केंद्र सरकार का वो सही साबित हुआ? देखिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने याचिका आज खारिज की, हमने भी मीडिया के माध्यम से सुना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सब आदर करते हैं, सबने उसकी बात को मानना है। हम तो पहले भी मानते थे, आज भी मानेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का तल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोगों में इस कमीशन के प्रति गुस्सा था। जैसे कि आपने प्रोटेस्ट भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था और बहुत सारी पार्टियों ने किया था। वो कह रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और वो जिस तरीके से उसकी कार्रवाई हुई है, तो हमें लगता था कि ये वन साइडेड है। कोई बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया गया कि कोई नए सिरे से बना दिया गया। जब रिजर्वेशन की पॉलिसी भी बनाई, उसमें कोई रोटेशन नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम भी खत्म किए। तो लोगों के मन में गुस्सा था, लोगों के मन में था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो हम तो आज भी कहते हैं कि लोगों के मन में इंसाफ नहीं हुआ, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो तो हमने सबने मानना ही मानना है। लेकिन जो एक तरह से प्रोसेस होता है, जो कानूनी प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया गया है, इसका मतलब है जो देखिए, जब ये डिलिमिटेशन कमीशन आया था, हमने तब भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि ये हमें इसकी मान लीजिए कि मंशा के ऊपर हमें है कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने की बात करें। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी पार्टी का रुख नहीं बदलेगा। परिसीमन की पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक थी। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके खिलाफ जो याचिका गई थी उसको रिजेक्ट किया है और इस तरह से डिलिमिटेशन प्रोसेस को यहाँ पे हरी झंडी दी गई है, जिससे लगता है कि असेंबली इलेक्शंस भी अब जल्द से हो सकते हैं। वो कब होंगे उसका अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। लेकिन जहाँ तक इस डिलिमिटेशन की बात है, जब ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसकी प्रोसेस शुरू हुआ था तो कोई ऑब्जेक्शंस आई थी। जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने तरह तरह की ऑब्जेक्शन उस पर डाली थी और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूटी के हेड वकार रसूल वानी। वकार साहब, आप लोग भी तब बहुत चला रहे थे कि ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बात रखी है, उन्होंने सारे जो आपकी जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट किया है। देखो, हम तो नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका हम हमेशा एहतराम करते हैं। मगर जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, मैं अभी भी कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन में न आबादी को मद्देनजर रखा गया, न टोपोग्राफी को मद्देनजर रखा गया। आप अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखोगे बनिहाल, 150 किलोमीटर लंबी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, इंदु को बनिहाल से जोड़ा, जबकि हमारी डिमांड थी राम मंदिर और बनिहाल के बीच गूल के इलाके को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो। इसी तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में 50,000 वोट पे ही कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, आबादी पे 70,000 आबादी पे 50,000 आबादी पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। कुछ जगहों पे 2.25 लाख की आबादी और 200 किलोमीटर का एरिया, और उसमें जो है जो भी हिसाब रखा गया मुझे नहीं लगता है वो सीधा था। अलबत्ता जिस हिसाब से पिटीशन उन्होंने की, प्लीड किया नहीं किया, वकील कौन था, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आती है उसमें तो हम कभी बोल ही नहीं सकते। कुछ जो जज साहब ने दी होगी उसका हम एहतराम करते हैं। मगर मसला यह है कि प्रॉब्लम थी डिलिमिटेशन कमीशन में, और काफी कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमें ऑब्जेक्शंस आई पार्टी की तरफ से और लोगों की तरफ से भी
कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं, ये तो हम आज भी बोलेंगे। थैंक यू। आप ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता गए थे, श्रीनगर के 2 लोग गए थे, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने वकील भी अच्छे रखे, वहां पे प्लीड भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मरकज ने केंद्र सरकार ने जो प्रोसेस अपनाया इसमें, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो सही था। मैं ये पूछ रहा हूं आपको, जब आप तब भी कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि इस पे ऑब्जेक्शन थी, इसमें गलत हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आज रूलिंग आई है वो आप लोगों के लिए भी एक झटका है, क्योंकि आप लोग इसके खिलाफ थे? झटका तो देखो, झटके की बात नहीं होती, हमें कोई झटका नहीं लगने वाला है। डिसाइड करेंगे लोग, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद भी इनकी जमानतें जब्त होंगी, जिस हिसाब से इन्होंने तो अपनी पार्टी के हिसाब से किया था डिलिमिटेशन। मगर मेरा अभी भी ये मानना है कि हमारे जो पहाड़ी एरिया है, जहां पे एक पहाड़ के ऊपर आपको 50 वोट मिलेंगे, दूसरे पहाड़ के ऊपर आपको 100 वोट मिलेंगे, वहां पे ना आबादी को देखा गया, ना रकबे को देखा गया, और जहां कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की जरूरत थी वहां कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई गई, दूसरे एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। तो आज भी हम कहते हैं कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस सारा गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया उसका हम एहतराम करते हैं। वो किस तरीके से प्लेड हुआ, क्या क्या मुद्दे उन्होंने रखे थे, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरी जाती राय है कि डिलिमिटेशन हम सेटिस्फाई नहीं थे। हमारी पार्टी ने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन रेज किए थे जब वो कमीशन बैठा था। मैं बराबर कश्तवाड़ उनसे मिलने गया, 15 मिनट की मेरी बहस हुई कि भैया आप आ जाओ और तरीके से डिलिमिटेशन करो, इसको मजहब के हिसाब से रंगत मत दो, दूसरे हिसाब से मत दो, इसको टोपोग्राफी और आबादी के हिसाब से हिस्से करके जो है कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाओ। तो ये हमारा ये है। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग इसलिए हार गए, आप लोग नहीं जो इसके खिलाफ थे, क्योंकि आप लोग भी इसके खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा देखो हमने तो कोई रिट पिटीशन दायर नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जो लोग इसके आप उनसे ले लो, जो हारे हैं उनसे ले लो, आप वो किस बेस पे हारे थे। अच्छा, लास्ट में पूछूंगा कि अब जबकि ये हरी झंडी मिली, तो आपको लगता है कि आप असेंबली की इलेक्शन जल्द होनी चाहिए? देखिए 9वां साल हो गया, हर स्टेट में 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, यहां तो 9वां साल चढ़ गया। यहां कौन सी डेमोक्रेसी है? करना चाहिए इलेक्शन, क्यों नहीं कर रहे? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर परिसीमन याचिका को खारिज किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते, हम विवरण पढ़ेंगे और निर्णय के तथ्यों का पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे कि हमारे लिए कोई रास्ता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को हम क्या चैलेंज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब मेरे ख्याल में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट, उन्होंने क्या दिया है, कोई गुंजाइश है इसको कहीं देखने की, तो वो हम देखेंगे। बाकी जो उन्होंने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये देखेंगे कि जो जजमेंट दी है उसमें उन्होंने किन जो हमारे जो जिसने ये रिट पिटीशन की थी उसने जो कुछ फैक्ट्स रखे थे उन पे उनको कंसिडर किया गया कि नहीं किया गया, तो वजूहत क्या है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, उनकी अपनी है। हाँ, जजमेंट आप क्रिटिसाइज करें या उसको अप्रिशिएट करें वो दूसरी बात है। लेकिन ये है कि एक बड़ा एक केस था, इसमें वो काफ़ी कैरी वेट कर रहा था, क्योंकि 226 हमने कहा था 2026 तक ये हदबंदी रहेगी, जबकि मुल्क में भी वो उस वक्त थी, फिर ने वो वापस ले लिया, तो हम नहीं कर सके। लेकिन हमें चैलेंज किया विद द इंटेंशन कि इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 2026 तक रहेगा वो जो हदबंदी कमीशन का रिपोर्ट है, कोई हदबंदी नहीं होगी वहां तक, लेकिन फिर उन्होंने चेंज किया। तो उस सिलसिले में आप सुप्रीम कोर्ट जो है, अब इसमें हम डिटेल्स पढ़ेंगे क्या उन्होंने क्या मेरिट पे दिया है, डिसीजन क्या किया है, तो अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें देखेंगे क्या हमारे लिए कोई रास्ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। रामबन के सुदूर पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा प्रशिक्षित 17 युवा उम्मीदवारों ने अग्निवीर के पहले बैच में जगह बनाई है। सेना की 12वीं राष्ट्रीय राइफल्स के बटालियन मुख्यालय बनिहाल में चयनित अग्निवीरों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया और उनकी सफलता के लिए उन्हें सम्मानित कर उपहार भेंट किए गए। अब ये 17 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनकर खुश हैं।
12 का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें वक्त वक्त पर गाइड किया, हमारे फिज़िकल पे बहुत ध्यान दिया, हमें रनिंग करवाई, हमारी क्लासेस रिटर्न के लिए तैयारी कराई गई, ऑनलाइन कराई गई, बाद में ऑफलाइन कराई गई। और जो हमें सिलेक्शन हुई हमारे इंडियन आर्मी में एज ए अग्निवीर, तो हमारे घर में बहुत खुशी है, हमारे दोस्तों में बहुत खुशी है। वो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिला। और ये जो वर्दी हैं किसी किस्मत वाले को ही मिलती हैं, तो हम इस वर्दी के काबिल हमें बनाया गया। मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी सर मुबारकबाद भी देते हैं मुझे सर। और सर मेरे अंदर बहुत ही सर पहले से जुनून था कि सर मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं। और सर मेरे घर वाले भी सर आज बहुत खुश हैं सर। इस मकाम में जाकर सर मैं यही चाहता हूं कि अपने देश की सेवा अच्छे से करूं सर। जो हमने तैयारी की तो सुनील सर हमें पढ़ाते थे वहाँ पे, उन्होंने अच्छे से हमें तैयार किया, इसलिए आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। उनके लिए शुक्रगुजार करते हैं। घर में कैसी खुशी है? घर में तो बहुत खुशी है सर। जिसका हमारा एक सपना था, पहले से जुनून भी था कि हम आर्मी में जाए, तो आज वो सपना पूरा हो गया हमारा। घर में भी बहुत खुशी है, गांव मोहल्ले में पूरे इलाके में खुशी है। और जम्मू के GGM साइंस कॉलेज में छात्रों के 2 ग्रुप में झड़प हो गई है। एक ग्रुप का आरोप है कि छात्रावास क्षेत्र के कुछ छात्रों ने उन पर पत्थरों और बोतलों से हमला किया, जिसके नतीजे में कुछ छात्र घायल हो गए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषी छात्रों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। जम्मू के साइंस कॉलेज में हंगामा हुआ है, यहाँ 2 गुटों में लड़ाई हुई है। हमारे साथ साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। क्या हुआ यहाँ पे? सर यहाँ पे हॉस्टल के लड़के कुछ आए हैं, उन्होंने सर पथराव किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स पे। कोई मैटर नहीं था, कोई बात नहीं थी उनके साथ। सर किसी लड़कियों को भी पत्थर बजे हैं, एक लड़की जो है हॉस्पिटलाइज हो गई है, उसमें कौन जिम्मेवारी लेगा सर उसकी? वजह क्या थी? पुलिस भी सर कोई एक्शन नहीं ले रही है। वजह क्या हुई, क्यों सर कुछ भी नहीं है। हॉस्टल का 100-150 लड़का आ रहा है यहाँ पे, अचानक से उन्होंने हाउटिंग जैसी की और पथराव शुरू कर दिया। और हॉस्टल में से उन्होंने बियर की बोतलें भी मारी हैं और शराब की बोतलें भी मारी हैं। पहले भी लड़ाई कई दफा हो चुकी है हॉस्टल में और यहाँ के लड़कों में, क्या वजह क्या होती है? देखो सर, साइंस कॉलेज का इतिहास है कि लड़ाइयाँ होती रहती है, मगर ऐसी लड़ाई हमने आज तक नहीं देखी कि 100-150 लड़का आएगा, हाउटिंग करेगा और यहाँ पे कश्मीर बनाएंगे, पथराव चलाएंगे स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट यहाँ कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। स्टूडेंट हुए जख्मी हुए? कम भी सर 100 बच्चा उनके साथ आया हुआ था और पथराव चला गया है। तो चोटें किसको चुकाई हैं? सर चोटें हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे माथा फटा हुआ है। एक लड़की को पत्थर बजा, वो हॉस्पिटल। क्या चाहते हो? अभी हॉस्पिटल है। हम यही चाहते हैं कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो हॉस्टल के स्टूडेंट्स पे कड़क से कड़क एक्शन ले, अदरवाइज हम स्पेयर नहीं करने वाले। सर आजकल कुछ नहीं होता, पहले भी हुआ ये सीन, पहले भी यहाँ लिखा होना है। सर ऐसा क्या लिखा था? क्या लिखा? सर टोके लेके आए थे पहले भी। लिखा क्या कुछ? एप्लीकेशन दी थी हमने, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सर इनको बोलो, ऐसे लोग बच्चे आते पढ़ने के लिए घर से आते हैं, जिनके सिर पे लगी है, हाथ पे लगी हो, घर जाके क्या बताएंगे? आज आके बाद एप्लीकेशन भी खत्म हो जाती है। यस सर, वाइन्स और बियर्स की बोतल्स फेंकी है इन्होंने सर, पूरा प्री प्लानिंग से किया हुआ था। हम जब इनके पास गए, ये छत पे खड़े हुए थे, पूरा प्री प्लान था। इन्होंने छत से पत्थर मारना शुरू किया, पत्थर टोके सर, ब्रिक्स लेके आए थे, बड़े बड़े डंडे लेके आए थे सर। ये शराब की बोतल। तो इनका कहना है कि जो है इन पे पथराव किया गया, हॉस्टल के लड़के हैं जिन्होंने पथराव किया है और इनकी मांग है कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, तब तक इनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और घाटी से जम्मू ट्रांसफर की मांग को लेकर 285 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडितों ने आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महाशिवरात्रि के चलते तनख्वाह जारी करने की एलजी प्रशासन से मांग की। कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ आज राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने एक हाथ में नरेंद्र मोदी का फोटो उठाया और दूसरे में शिव का फोटो उठाया है, क्योंकि महाशिवरात्रि बहुत नज़दीक है लेकिन इनको सैलरियाँ नहीं मिल रही है। तो ये लोग अब ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त के जो हालात हैं इनके लिए वो बहुत ही दुखदायक हैं, क्योंकि इनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं और पिछले 8 महीने से लगातार ये सैलरीज के लिए जिद्दजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सैलरीज अभी तक नहीं। आज ये राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए और ये एलजी से गुहार ये कर रहे हैं कि उनकी सैलरीज जो है जल्द से जल्द रिलीज की जाए। हाथ में तिरंगा उठा के ये कह रहे हैं कि देशभक्त लोग हैं, महाशिवरात्रि
कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इनकी सैलरीज क्यों बंद की गई है? उसके साथ साथ जो रिलोकेशन की इनकी डिमांड है वो भी अपने पास है। और अब ये कह रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर निकाला है कि जो लोग ज्वाइन करके कश्मीर गए हैं, ज्वाइन करने के लिए कश्मीर गए, उन्हीं की सैलरीज निकाली जाएंगी। ये गलत है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाए हैं टारगेट किलिंग की वजह से। तो इसलिए ये आज यहाँ एलजी के सामने, एलजी राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानेंगे। आज आप एलजी राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए? बिल्कुल, आज हम यहाँ पे जो एलजी ऑफिस के बाहर धरने पे हैं, ये इसी वजह से है कि देखिए महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो आने वाला है और कश्मीरी पंडित समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार जो महाशिवरात्रि होती है। और इस शिवरात्रि पे भी हम बिना सैलरी के हैं, पिछले 7-8 महीने से बिना तनख्वाह के, और अब हम ये नहीं चाहते कि अब जो महाशिवरात्रि ये भी बिना तनख्वाह के निकल जाए। तो हम डिमांड करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप सैलरी जो है वो सबकी रिलीज कर दीजिए, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की सैलरी, ताकि हम जो शिवरात्रि का पर्व है अच्छे से मना सकें।